हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। नाउ आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे पेपर 1 का क्वेश्चन सेट 2019 के पेपर 1 के कुछ क्वेश्चंस जो कि मैथमेटिक्स से रिलेटेड है। तो आज के क्वेश्चंस में टोटल 8 क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे जो कि काफी इंटरेस्टिंग और काफी अच्छे क्वेश्चंस हैं। तो प्लीज सभी इस वीडियो को पूरा देखें स्टार्टिंग से लेके एंड तक। इसमें आपको कुछ टेक्निक का यूज करेंगे जिस टेक्निक का यूज करके आप क्वेश्चंस को इजीली कम टाइम में सॉल्व कर सकते हो। तो जो भी इस चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपको इसी तरीके से अच्छे अच्छे वीडियोस आपको मिल सके जो कि आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में यूजफुल होंगे। तो स्टार्ट करते हैं। तो जो आज के 8 क्वेश्चंस हैं वो सभी क्वेश्चंस एमएस सेट 2019 का क्वेश्चन है, यानी कि महाराष्ट्र सेट एग्जाम का 2019 पेपर 1 में पूछा गया। तो ये आज पार्ट 1 है। नेक्स्ट लेक्चर में हम डेटा इंटरप्रिटेशन का भी क्वेश्चन देखेंगे। तो आज के लेक्चर्स में जो भी क्वेश्चंस लॉजिकल रीजनिंग और मैथमेटिक्स से रिलेटेड है उन क्वेश्चंस को आज हम डिस्कस करेंगे। जैसे कि पहला क्वेश्चन काफी बड़ा लंबा चौड़ा क्वेश्चन दिया बट है काफी सिंपल। क्वेश्चन को मैं अगर शॉर्ट में बताऊं तो एक क्वेश्चन ये है कि देयर आर फ्लावर्स इन अ बास्केट विच आर टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड 5 पर्सन स्टैंडिंग इन अ रो। यानी कि एक रो में 5 पर्सन खड़े हुए हैं, यानी कि 5 लोग खड़े हुए हैं और उनको एक बास्केट में फ्लावर्स दिया गया। अब उनको एक एक करके फ्लावर्स दिया जा रहा है बट इस तरीके से दिया जा रहा है कि उसमें कुछ कंडीशन है कि हर बार जब हम नेक्स्ट पर्सन को दे रहे हैं तो वो उसका हाफ हो रहा है। यानी कि अगर पहले पर्सन को हम 4 दे रहे हैं तो नेक्स्ट को 2 देंगे और थर्ड को 1। अगर फर्स्ट को 8 दे रहे हैं तो सेकंड को 4, थर्ड को 2 और लास्ट को 1। कुछ इस तरीके से कंडीशन है। और फिर लास्ट में ये बोला है कि जो आखिरी वाला बंदा है उसे सिर्फ एक ही फ्लावर्स मिल रहे हैं और उसके बाद सबको देने के बाद जो बास्केटबॉल है उसमें एक भी फ्लावर्स नहीं बचा है। मतलब ये क्वेश्चन काफी सिंपल है, लॉजिकल क्वेश्चन है, लॉजिकल रीजनिंग का। अब इस क्वेश्चन को टैकल कैसे करें विद इन 10 to 5 सेकेंड में। क्वेश्चन क्या दिया है कि पहले मेंबर को सपोज अगर हम x दे दें तो जो नेक्स्ट मेंबर है उसको x/2 होगा, इसका हाफ। तो नेक्स्ट मेंबर क्या होगा x/3। इसके बाद नेक्स्ट मेंबर क्या होगा x/4 और इसके बाद हाफ कर रहे हैं ना, तो इसका मतलब x/4 x/8। तो जो फिफ्थ मेंबर होगा उसको कितना हो जाएगा x/16। यानी कि जो सेकेंड मेंबर है उसको x का हाफ मिल रहा है, इसको इसका हाफ मिल रहा है, इसको इसका हाफ मिल रहा है, इसको इसका। और उसने ये किया है कि कहा है कि जो फिफ्थ मेंबर है उसको सिर्फ कितने फ्लावर्स मिल रहे हैं 1। तो यहां से ये पता चल गया कि x की जो वैल्यू है वो है 16। अब ये क्वेश्चन ही बन गया, यानी कि पहले के पास 16 है, सेकेंड के पास 8 है, थर्ड के पास 4 है, फोर्थ के पास 2 है और फिफ्थ के पास 1 है। देखो ये कंडीशंस को भी सेटिस्फाई कर रहा है और ये कह रहा है कि अब बास्केट में एक भी फ्लावर्स नहीं बचे, यानी कि टोटल फ्लावर्स सबको दिए गए हैं। तो अगर हम टोटल फ्लावर्स को काउंट करेंगे तो ये 16 प्लस 8 प्लस 4 प्लस 2 प्लस 1 टोटल कितना हो जाएगा 24, 28, 30, 31। तो काफी सिंपल क्वेश्चन था, लॉजिकल क्वेश्चन था। थोड़ा अगर क्वेश्चंस को समझेंगे तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। दिखने में क्वेश्चन काफी लंबा चौड़ा था बट इसका सॉल्यूशन विद इन हम कह सकते हैं 10 to 15 सेकेंड का क्वेश्चन है और इसका आंसर आ जाएगा 31। तो यानी कि हमारा जो आंसर है वो 31 आंसर राइट हो जाएगा। अब चेक करते हैं हमारा कौन सा ऑप्शन राइट है। देखो तो 31 राइट हो जाएगा, बाकी 32 और 16 और ये डी 15 और आंसर रॉन्ग हो जाएंगे, यानी कि 31 इसका आंसर राइट है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है जो कि वर्क एंड टाइम का क्वेश्चन में ये कह रहा है कि 6 men और 8 children कंप्लीट 1 टास्क इन अ 24 days। यानी कि 6 men या 8 children, ध्यान देना यहां पे एंड नहीं दिया है बल्कि और दिया हुआ है। यानी कि अगर 6 men मिलके किसी काम को 24 दिन में कर रहे हैं या फिर 8 children मिलके उसी काम को 24 दिन में कर रहे हैं, देन हाउ मेनी डेज रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द टास्क। यानी उसी काम को करने के लिए 7 men और 12 children कितने डेज लगाएंगे।
तो ये क्वेश्चन काफी इजी क्वेश्चन है, वर्क एंड टाइम का क्वेश्चन है। हमको सबसे पहले इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है एक एक मैन की और एक चिल्ड्रन की एफिशिएंसी फाइंड करना, और उसके बाद टोटल वर्क कितने वो फाइंड करना। ये दो काम करना, उसके बाद हम नंबर ऑफ डे फाइंड कर सकते हैं। ये कह रहा है कि अगर एक 6 मैन काम करे तो 6 मैन इसी काम को 24 दिन में कर सकते हैं। अगर 8 मैन उसी काम को करे तो वो उसी काम को 24 डेज में कर सकते हैं। अगर 6 मैन 24 डेज में कर रहे हैं तो 1 मैन उसी काम को कितने दिन में करेंगे, तो 24 6 तो 144 डेज में करेंगे। जबकि 8 मैन अगर 24 डेज में कर रहे हैं तो यहां पे मैन नहीं आएगा, यहां पे चिल्ड्रन आएंगे। अगर 6 मैन एक काम को 24 दिन में कर रहे हैं तो एक मैन उसी काम को कितने डेज में करेगा, 144 डेज में। अगर 8 चिल्ड्रन मिलकर किसी काम को 24 दिन में कर रहे हैं तो एक चिल्ड्रन उसी काम को 24 इंटू 8 डेज में, यानी कि 176 डेज में करेंगे। अब देखो यहां पे मैन का और चिल्ड्रन के हम क्या निकाल सकते हैं, ये 144 डेज ले रहा है और 176 डेज ले रहा है, दोनों का एलसीएम ले लेंगे। और अब जब दोनों का एलसीएम फाइंड करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 576, सॉरी ये 24 8 जा 192, 240 48 192 और इसका एलसीएम लेंगे तो 576। अब यहां पे हम एफिशिएंसी निकाल देते हैं कि एक मैन की एफिशिएंसी कितनी होगी। तो यहां से एक मैन की एफिशिएंसी आ जाएगी 4, यानी कि एक मैन मिलके एक दिन में 4 काम करता है, जबकि एक चिल्ड्रन एक दिन में कितने काम करता है, 3 काम करते हैं। अब अगर एक मैन एक दिन में 4 काम करे और एक चिल्ड्रन एक दिन में 3 काम करे। अब क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि 7 मैन और 12 चिल्ड्रन मिलके उसी काम को, यानी कि टोटल वर्क कितना हो गया हमारे पास 576। अब एक बार टोटल वर्क मिल गया तो हम कुछ भी निकाल सकते हैं। हमें एफिशिएंसी पता है एक मैन की, अगर एक मैन की एफिशिएंसी 74 है तो 7 मैन की एफिशिएंसी हो जाएगी एक दिन में 28, 7 4 जा 28। जबकि हमारे पास और क्वेश्चन में क्या दिया, 12 चिल्ड्रन, तो 12 3 जा 36। तो 12 चिल्ड्रन एक दिन में कितने काम करेंगे, 36 काम करेंगे, जबकि 7 मैन मिलके एक दिन में 28 काम करेंगे। अब एक दिन में टोटल काम कितना होगा, तो 28 प्लस 36, यानी कि 1 डेज में टोटल हो जाएंगे 64 काम। टोटल काम कितने हैं 576, 64 से डिवाइड कर दो तो 64 का टेबल 9, यानी कि 64 9 जा 576, यानी कि 7 मैन और 12 चिल्ड्रन मिलके 7 मैन और 12 चिल्ड्रन मिलके 576 काम को कितने दिन में कर सकते हैं, तो 64 डेज में कर सकते हैं। तो काफी सिंपल क्वेश्चन था, सिर्फ यहां पे हमको एलसीएम निकालने आना चाहिए। अगर एलसीएम निकालने आता है तो ये क्वेश्चन काफी इजी था। तो मैथ्स के स्टूडेंट को तो एलसीएम काफी इजी लगेगा, बाकी जो नॉन मैथ्स के होंगे तो उनको भी एलसीएम निकालने आना चाहिए। बाकी एक मैं कभी ये वीडियो लेके आ जाऊंगा जहां पे एलसीएम कैसे निकालते, या फिर कहीं से भी आप बुक में से एलसीएम चेक कर सकते हो। तो देयरफॉर यहां से अगर 7 मैन और 9 चिल्ड्रन मिलकर उसी काम को करें तो 9 डेज में कंप्लीट कर सकते हैं। तो ए और सी डी ऑप्शन रॉन्ग हो जाए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन काफी ज्योमेट्रिक का क्वेश्चन है ये, या फिर मेंसुरेशन कह सकते हैं, या फिर ज्योमेट्री का क्वेश्चन। द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, कि एक पैरेललोग्राम का जो एरिया है वो 128 सेंटीमीटर स्क्वायर है एंड इट्स एल्टीट्यूड, अब एल्टीट्यूड का मतलब होता है हाइट, इज ट्वाइस द करेस्पॉन्डिंग बेस, उसके करेस्पॉन्डिंग बेस का डबल है। व्हाट इज द लेंथ ऑफ द बेस। अब ये तो काफी सिंपल क्वेश्चन है, बस आपको एरिया ऑफ पैरेललोग्राम पता होना चाहिए। अब पैरेललोग्राम कुछ इस तरीके से होता है। पैरेललोग्राम को हम ये कहते हैं कि ये रेक्टेंगल का भाई होता है। रेक्टेंगल का भाई मतलब इसके अपोजिट साइड सेम होते हैं, बट प्रॉब्लम ये है कि इनका जो एंगल है वो 90 डिग्री नहीं होता। इसी वजह से इसका फॉर्मूला जो है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का, वो लेंथ इंटू ब्रीथ नहीं बल्कि हाइट इंटू बेस हो जाता है। बाकी सेम है, हाइट इंटू बेस।
बट यहां पे क्वेश्चन ये कह रहा है कि एरिया जो है वो 128 सेंटीमीटर स्क्वायर है, जबकि कह रहा है कि जिसका एल्टीट्यूड है यानी कि जो हाइट है वो उसके बेस का डबल है। हो गया, तो देयरफॉर 2b² इज इक्वल टू 128, तो b² इज इक्वल टू कैंसिल करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 64, तो यहां से b की वैल्यू निकल के आ जाएगी 8। और हमें क्वेश्चन में यही पूछा है कि उसके बेस का लेंथ कितना होगा, ये जो पैरेललोग्राम का बेस है इसका लेंथ कितना, तो इसका लेंथ हो जाएगा 8। तो यानी कि हमारा जो ऑप्शन नंबर डी है वो करेक्ट हो जाएगा। तो काफी सिंपल क्वेश्चन था, ये भी काफी इजी क्वेश्चन है, तो यानी कि डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएंगे। देखो बाकी ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन रॉन्ग हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द अरेंज द फॉलोइंग टर्म्स इन अ मीनिंगफुल लॉजिकल ऑर्डर इंडिकेटिंग द करेंट सीक्वेंस। अब प्रॉब्लम ये हो गया है कि यहां पे ऑप्शंस नहीं है। क्वेश्चन ये था, कुछ क्वेश्चन इस तरीके से है, आई थिंक आपके पास कुछ सीक्वेंस दी हुई, जैसे एक नंबरिंग दिया हुआ है 1 2 3 4 5, और ऑप्शन में कुछ इस तरीके से है, मैं आपको बता देता हूं। यहां पे आपके पास शायद लिखा हुआ है ग्रास, फिर यहां पे आपके आई थिंक काऊ लिखा हुआ है, फिर उसके बाद यहां पे मिल्क लिखा हुआ है, फिर उसके बाद यहां पे आई थिंक बटर, और यहां पे कर्ड। ठीक है, इस तरीके से कुछ सीक्वेंस लिखा हुआ है और आपको करेक्ट सीक्वेंस में बताना है। अरेंज द फॉलोइंग टर्म्स, ताकि एक मीनिंगफुल लॉजिकल ऑर्डर इंडिकेट करें, उस सीक्वेंस में आपको इसको करना है। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, सबसे पहले ग्रास रहता है, ग्रास को काऊ जो है, जब वो लोग ग्रास को खाएंगे उसके बाद फिर वो क्या देते हैं, मिल्क, यानी कि 1 के बाद 4 2। तो देखो सॉरी, ये उल्टा है, यहां पे आई थिंक कर्ड है और ये वाला मिल्क है। तो मतलब पहला जो है 1 4, उसके बाद 3, फिर उसके बाद 2, फिर उसके बाद मिल्क से कर्ड बनता है और कर्ड से हम लोग क्या बनाते हैं, बटर, यानी कि उसका ए ऑप्शन करेक्ट है। कुछ इस ऑर्डर में दिया है, ग्रास, कर्ड, मिल्क, काऊ। आपको अरेंज करना है कि सबसे पहले ग्रास, फिर आता है काऊ 4, फिर आता है मिल्क, मिल्क से बनता है कर्ड, दही, दही के बाद जो बटर बनाते हैं यानी कि मस्का। तो इस तरीके से ऑर्डर है। ये क्वेश्चन खाली आपको नॉलेज होना चाहिए, और आपको क्वेश्चन को देखो, अगर आप किसी भी एप्टीट्यूड का क्वेश्चन करते हो तो सबसे इंपॉर्टेंट है ऑब्जर्वेशन, आपका ऑब्जर्वेशन काफी अच्छा होना चाहिए। तो इसीलिए कहते हैं एप्टीट्यूड के एग्जाम में आपको एक अच्छा ऑब्जर्वर बनना होता है। किसके जैसा, अर्जुन के जैसा। इफ द टर्म HJLN is converted into ILOR, then by the same principle, what could be correct alternative for the term DFHZ? अब ये अल्फा न्यूमेरिक का क्वेश्चन है, या फिर हम अल्फा न्यूमेरिक मतलब कुछ अल्फा के क्वेश्चन होते हैं, कुछ न्यूमेरिक के क्वेश्चन होते हैं। आपको इसकी पोजीशन पता होनी चाहिए, तब आप इसका लॉजिक बता सकते हो। अब जैसे कि हर एक अल्फाबेट की एक वैल्यू असाइन करते हैं, जैसे A B C D, तो हम कहते हैं ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है। इसी तरीके से H को 8, ये आपको याद होना चाहिए, D की वैल्यू 4, H की वैल्यू 8, फिर उसके बाद यहाँ पे L की वैल्यू 12, फिर P की वैल्यू 16, फिर उसके बाद T की वैल्यू 20, X की वैल्यू 24 और Z की वैल्यू 26। तो ये कुछ इसकी पोजिशनल वैल्यू है जो आपको याद रखनी। अगर आपको ये याद है तो फिर ये क्वेश्चन काफी सिंपल है, वरना आपके एग्जाम में काफी टाइम वेस्ट हो जाएंगे। तो आपको ये पता होना चाहिए, बाकी ये क्वेश्चन काफी सिंपल है। अब आपको देखो, आपको लॉजिक कैसे लगाना है, सिर्फ आपको उसकी पोजिशनल वैल्यू लिखनी। कह रहा है कि IJLN को कन्वर्ट करेंगे ILOR में। तो एक काम करो, सबसे पहले लिख लेते हैं HJLN को, और नीचे लिख लेते हैं ILOR को। H की पोजिशनल वैल्यू होती 8, J का पोजिशनल वैल्यू होता है 10, L का पोजिशनल वैल्यू 12 और N का पोजिशनल वैल्यू 14। ठीक है, इस तरीके से कुछ इसका पोजिशनल वैल्यू। अब इसी तरीके से I के पोजिशनल वैल्यू की बात करूं तो 9, L के पोजिशनल वैल्यू की बात करूं 12, O के पोजिशनल वैल्यू की बात करूं तो 15 और R की पोजिशनल वैल्यू की बात करूं तो 18। अब ध्यान से देखूं, इसके बीच का गैप 1,
इसके बीच का गैप 2, इसके बीच का गैप 3, इसके बीच का गैप 4। देखो यहाँ पे आपको एक अच्छा ऑब्जर्वेशन बनना है, अरे अच्छा ऑब्जर्वर बनना है, ताकि आप ऑब्जर्वेशन अच्छे से कर सको कि इसके बीच में 1 का गैप, इसके बीच में 2 का गैप, इसके बीच में 3 का गैप। और ये सिर्फ आप जितना अच्छा ऑब्जर्व करोगे उतना आपके लिए अच्छा होगा। तो यानी कि जो नेक्स्ट पैटर्न होगा वो भी कुछ इसी तरीके से होगा। आपके पास नेक्स्ट दिया गया है कि DFH, तो इसकी D की पोजिशनल वैल्यू 4 हो जाएगी, F का पोजिशनल वैल्यू 6, H का पोजिशनल वैल्यू 8 और J का पोजिशनल वैल्यू 10। इसका नेक्स्ट नंबर 5, 6 से 2 आगे करेंगे मतलब 8, 8 से 3 मतलब 11 और ये हमारे पास 14। अब 5 का मतलब हो जाएगा E, 8 का मतलब H, 11 का मतलब K एंड 14 का मतलब N। यानी कि जो DFHJ है वो कन्वर्ट हो जाएगा EHKN से। अब एग्जाम में आपको इतना नहीं करना है, आपको पहले ही ऑप्शन से बाकी सब एलिमिनेट हो जाएंगे। जैसे कि EH आ गया, बात खत्म, तो EH आपका सेकेंड ऑप्शन में ही है, बाकी सारे एलिमिनेट हो जाते हैं। तो आप एलिमिनेशन से भी काफी अच्छा कर सकते हो। अगर इस क्वेश्चंस में आपको 60 मिनट में 100 क्वेश्चंस करने, तो ऐसे क्वेश्चंस में आपको टाइम सेव करना है। क्योंकि बाकी सब में ऐसा होगा, टीचिंग एप्टीट्यूड में, चाहे वो कम्युनिकेशंस का हो, चाहे रिसर्च एप्टीट्यूड हो, चाहे हायर एजुकेशन हो, चाहे कम्युनिकेशंस का हो या कॉम्प्रहेंशन। कॉम्प्रहेंशन में थोड़ा टाइम लगता है, बाकी सब क्वेश्चन में तो आपको अगर याद है तो आप डायरेक्ट आंसर दे दोगे, बट मैथ्स में आपको टाइम लग रहा है। तो आपको देखना है कि किस तरीके से मैथ्स के टाइम को रिड्यूस करना है। तो ये क्वेश्चन काफी सिंपल था, यानी कि जो हमारा कन्वर्ट हो रहा है वो किसमें, EHKN में कन्वर्ट हो रहा है। तो देखते EHKN कौन सा ऑप्शन है, ये भी ऑप्शन रॉन्ग, ये भी ऑप्शन रॉन्ग, ये भी। वैसे ये दो तो ऐसे भी एलिमिनेट हो गए थे क्योंकि E से स्टार्ट होना चाहिए, उसके बाद H, तो ये ऑप्शन करेक्ट, बाकी सारे ऑप्शन रॉन्ग। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये इंडियन लॉजिक से क्वेश्चन है। अब इंडियन लॉजिक क्या होता है, इंडियन लॉजिक में कुछ कॉन्सेप्ट होते हैं, जैसे कि प्रमाण करके हमें हर चीज का कुछ प्रमाण देना होता है। अब प्रमाण में भी कुछ अलग अलग टाइप्स होते हैं, इसके सब टाइप्स। जैसे कि इसमें देखो कुछ टाइप्स आपको गिवन है, जैसे कि परसेप्शन, इन्फेरेंस, कंपैरिजन, इम्प्लीकेशन। कुछ और भी होते हैं, जैसे कि शब्द को हम वर्बल टेस्टिमोनी भी कहते हैं। ऐसे एक अर्थ पट्टी होता है, इम्प्लीकेशन, और एक होता है अनुपलब्धि, यानी कि नॉन एम्प्रेहेंशन। यानी कि प्रमाण में आपको कुछ टाइप्स दिए जाते हैं। प्रमाण, अब प्रमाण के अंदर आपको क्या क्या पढ़ना होता है, एक होता है परसेप्शन। परसेप्शन को हम कहते हैं प्रत्यक्ष। फिर इसी में आ जाता है इन्फेरेंस, इन्फेरेंस को हम कहते हैं अनुमान। फिर इसी में आपका आ जाता है कंपैरिजन, इसी में आपका आ जाता है इम्प्लीकेशन, इसी में आपका आ जाता है वर्बल टेस्टिमोनी, और इसी में आपका आ जाता है नॉन एम्प्रेहेंशन। तो देखो ऑप्शन में ये दोनों ऑप्शन तो आपको वैसे भी नहीं दिया, ये फोर्थ ऑप्शन दिया। परसेप्शंस का मतलब होता है प्रत्यक्ष। तो प्रत्यक्ष का मतलब ये होता है कि जो चीज हम जिसे खुद अपने आप से देख लेते हैं, यानी कि जो हमारे, जैसे हम किसी को चीज को टच कर सकते हैं, या फिर किसी को देख सकते हैं, या फिर किसी को सुन सकते हैं, जिसे हम वास्तविकता में देख लेते हैं, वो कहते हैं परसेप्शन, यानी कि प्रत्यक्ष। जैसे कि मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, फॉर एग्जांपल कहीं आग है, और उस आग में अगर सपोज मैं हाथ डालूं और मैं जल जाऊं, तो अब अगर कोई बंदा आके कहेगा कि ये जो आग है, अगर हम इसमें हाथ डालेंगे तो नहीं जलेंगे, तो मैं उसकी बात पे विश्वास नहीं करूंगा, क्योंकि मैंने प्रत्यक्ष में खुद इस चीज को महसूस किया है, क्योंकि मेरा हाथ डालने के बाद उस आग में जल गया। तो अब मुझे किसी के प्रमाण की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि कहते हैं ना प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। जैसे एग्जांपल देते हैं सूर्य का तेज बहुत ही तेज है, उसको इस बात को सबूत देने की जरूरत नहीं, क्योंकि उसके प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। अगर कोई कल के कहे कि नहीं सूरज के अंदर तेज नहीं होता, तो हम विश्वास नहीं कर सकते, क्योंकि वो रियलिटी है, प्रत्यक्ष है।
जिसे हम देख रहे हैं। इन्फरेंस का मतलब होता है अनुमान लगाना। जैसे किसी चीज को देख के, जैसे कि मैं किसी आग को देख रहा हूं, वो जल रहा है, और मैं दूर से देखे देखे ये अंदाजा लगा रहा हूं कि शायद उस आग में हाथ लगाने से जल जाऊंगा, बट मैंने उस चीज को प्रत्यक्ष में नहीं देखा, मैंने सिर्फ अनुमान लगाया, उसको हम कहते हैं इन्फरेंस। ऐसे एक और नेक्स्ट आ जाता है, जैसे कि कंपैरिजन। कंपैरिजन को कहते हैं उपमान। उपमान का मतलब ये होता है जैसे कि मैंने आग में हाथ लगाया और मैं जल गया। अब किसी थर्ड पर्सन को, मैं किसी सेकंड पर्सन को मैं जाके कहूं कि इस आग में हाथ लगाने से आप जल जाओगे, तो उस बंदे ने खुद इस चीज को महसूस नहीं किया है, बट जिस बंदे ने इस चीज को महसूस किया उसकी बात को ये मान रहा है, उसे हम कह सकते हैं कंपैरिजन। उसके बाद इम्प्लीकेशन। इम्प्लीकेशन मतलब अर्थपट्टी। इसी के बाद वर्बल टेस्टिमोनी, जिसे हम शब्द कहते हैं। जैसे कि मान लो कोई भी जानकार व्यक्ति है, हम जानते हैं कि हमेशा सत्य बोलता है, तो उसकी बात को हम शब्द कहते हैं, यानी कि वर्बल टेस्टिमोनी। ऐसे जो अनुपलब्धि होता है उसको हम लोग नॉन एम्प्रेशन। तो हमारे पास एक स्टेटमेंट दिया है, तो एक हमें सिर्फ समझना है परसेप्शन, इन्फरेंस, कंपैरिजन, इम्प्लीकेशन क्या। सबसे इंपॉर्टेंट इसमें से परसेप्शन और इन्फरेंस, ये सब है। देखो अब इसमें एक स्टेटमेंट दिया है कि पैरोट्स हैव अ ग्रीन कलर। क्या ये इन्फेरेंस है? इन्फेरेंस का मैंने कहा कि अनुमान लगाना। क्या हम पैरट को देख के अनुमान लगाते हैं कि नहीं ये ग्रीन कलर का हो सकता है? एक्चुअल में पैरोट्स को हमने देखा है कि वो ग्रीन कलर का होता है। ये प्रत्यक्ष है, ये परसेप्शन है, कोई कंपैरिजन नहीं, किसी की कही सुनी बात नहीं है, ना ही ये इम्प्लीकेशन है, ना तो ये इन्फेरेंस है। हम अनुमान नहीं लगाते पैरोट ग्रीन कलर का होता है, ये हमने देखा है। तो ये कैसा हो गया? परसेप्शन होता है। हालांकि पैरोट अलग अलग कलर के होते हैं, बट उससे लेना देना नहीं। हमने जिस चीज को देखा, हमने पैरोट ग्रीन कलर के होते, इस चीज को हमने देखा है, तो हमने देखा इसीलिए पर्सन, ये प्रत्यक्ष है। अब 7वां क्वेश्चन है। अब 2 क्वेश्चन सिलॉक्स के क्वेश्चन है। सिलॉक्स के क्वेश्चन को हम वेन डायग्राम का यूज करके कर सकते हैं। अब इसमें देखो काफी अच्छा क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन ये है कि ऑल डोंकीज आर हार्ड वर्किंग, कि जितने भी डोंकीज है, उसको मैं देता हूं डी, सारे डोंकिंग क्या है? हार्ड वर्किंग है। कि सारे डोंकी कैसे हार्ड वर्किंग। सेकेंड स्टेटमेंट ये है कि सम हार्ड वर्किंग एनिमल्स, इसने ये नहीं कहा है कि सम हार्ड वर्किंग, बल्कि ये कह रहा है कि सम हार्ड वर्किंग एनिमल्स आर, क्या है? सम हार्ड वर्किंग एनिमल्स आर ह्यूमन बींग्स। ये कुछ इस तरीके से डायग्राम बने। पहला क्या है कि सारे डोंकी हार्ड वर्किंग है, और कुछ हार्ड वर्किंग एनिमल्स क्या है? अब एनिमल्स में डोंकी भी तो आ सकता है, तो सम हार्ड वर्किंग एनिमल्स क्या है? ह्यूमन बींग्स। अब पहला कंक्लूजन, सम डोंकीज आर हार्ड वर्किंग, क्या कुछ डोंकी हार्ड वर्किंग है? हाँ, तो ये डोंकी ह्यूमन बींग्स, ये तो है ही, क्योंकि कुछ डोंकीज क्या है, देखो सम डोंकी हार्ड वर्किंग तो डायरेक्टली टू है, सम डोंकी क्या है? ह्यूमन बींग्स भी है। अच्छा, पहले ये हार्ड वर्किंग है, पहले पूछा था कि क्या सम डोंकी हार्ड वर्किंग है। अब जब सारे के सारे डोंकी हार्ड वर्किंग है, तो कुछ डोंकी तो ऑटोमेटिक ट्रू हो गया, और सेकेंड में क्या कह रहा है कि कुछ डोंकी क्या है? ह्यूमन बींग्स, यानी कि सेकेंड ऑप्शन भी करेक्ट है। यानी कि ये कह सकते हैं इसमें बोथ ऑप्शन आर करेक्ट। तो पहला कह रहा है कि ओनली 1 रॉन्ग, 2 ओनली रॉन्ग, 1 एंड 2 बोथ, तो दोनों ऑप्शन राइट हो जाएंगे। बाकी कह रहा है नाइदर 1 नॉर 2, तो ये भी ऑप्शन रॉन्ग। अब इस टाइप के क्वेश्चंस काफी आते हैं इसमें कि आपको कुछ रिलेशन बताना होता है, और उस रिलेशन का आपको वेन डायग्राम ड्रॉ करना है। रिलेशन ये है कि विच ऑफ द फॉलोइंग डायग्राम शो करेंगे एक करेक्ट रिलेशनशिप बॉयज, स्टूडेंट और गर्ल। अब स्टूडेंट, गर्ल्स और बॉयज के बीच में एक करेक्ट रिलेशनशिप बताना है, वो भी वेन डायग्राम में। अच्छा, एक काम करो, मान लो ये मेरे स्टूडेंट्स हैं। अब सारे बॉयज तो स्टूडेंट होंगे नहीं, तो इसमें से कुछ बॉयज जो होंगे वो स्टूडेंट होंगे। सारे गर्ल्स तो स्टूडेंट होंगे नहीं, तो कुछ गर्ल्स क्या होंगे? स्टूडेंट होंगे। और बॉयज और गर्ल्स के बीच में कोई भी रिलेशन नहीं होगा, क्योंकि कोई भी बॉयज गर्ल्स नहीं हो सकता। नो बॉयज आर गर्ल्स, और ये 2 साइडेड रिलेशन। तो देयरफॉर ये बॉयज हो गए, ये गर्ल्स हो गए स्टूडेंट, यानी इनके बीच में इस तरीके का रिलेशन बनेगा बाय वेन डायग्राम।
तो वेन डायग्राम में इस तरीके का रिलेशन। अब चेक करते हैं कि कौन सा ऑप्शन में ये वाला रिलेशन है। देखो, तो ये देखो, ये कौन सा रिलेशन होगा? अगर हम ध्यान से देखें तो ये जो रिलेशन है, ये पहला रिलेशन ट्रू है, बाकी बी रिलेशन रॉन्ग, सी रिलेशन रॉन्ग और डी रिलेशन रॉन्ग। ओनली ऑप्शन ए आर करेक्ट। तो ये थे हमारे आज के 8 क्वेश्चंस जो हमने डिस्कस किए। तो उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो आज के क्वेश्चंस में हमने 2019 के 8 क्वेश्चंस लॉजिकल रीजनिंग और मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस देखे। नेक्स्ट लेक्चर में डेटा इंटरप्रिटेशन के जो क्वेश्चंस है, जो कि काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, 5 क्वेश्चंस हम डेटा इंटरप्रिटेशन के, और अगर पॉसिबल रहा तो 2018 के भी जो कुछ डेटा इंटरप्रिटेशन के क्वेश्चंस होंगे वो हम डिस्कस करेंगे। तो आप बने रहिए इसी तरीके से, कुछ इसी तरीके से हम वीडियो लेके आएंगे जो काफी यूजफुल होगा आपके सेट एग्जाम्स के लिए, चाहे वो मैथ्स के स्टूडेंट हो चाहे नॉन मैथ्स के स्टूडेंट हो। आपको काफी ट्रिक्स वगैरह पता चलेंगे कि किस तरीके से कम टाइम में क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो प्लीज जितना हो सकता है अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि आपको ऐसे ही वीडियो मिल सके। और प्लीज अगर वीडियो पसंद आता तो प्लीज लाइक एंड कमेंट करें। और आपको कुछ भी डाउट रहता है कि कुछ किस तरीके से और इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, कि किस टॉपिक पे वीडियो आपको चाहिए, आपको कमेंट करके बोल सकते हो। मैं आपको कोशिश करूंगा उस टॉपिक की वीडियो लाने की। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में कुछ नए क्वेश्चंस के साथ। थैंक यू।